एक अपडेट आ रहा है, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। अपडेट बता दूं, क्रिसमस का दिन है और रूस का यूक्रेन पर हमला सामने आया है। मिसाइलें गिरी तो मेट्रो स्टेशन के नीचे लोग भागे। क्रिसमस पर 70 मिसाइलों और 100 ड्रोन से हमला किया गया है। यूक्रेन के कई शहर आज अंधेरे में डूब गए हैं। कई बिजली घरों पर बड़ा हमला हुआ है। ऐसी हम बात कर रहे थे। जानबूझकर पुतिन ने क्रिसमस को चुना। जेलेंस्की ने अपना बयान सामने रख दिया है कि इस दिन का इस्तेमाल लोगों के आज की खुशियों में खलल डालने के लिए किया गया। मेट्रो स्टेशन के नीचे लोग बंकरों में जान बचाने के लिए भागे हैं। 70 मिसाइलें और उससे कहीं ज़्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। और जो बात अभी हम कर रहे थे अपने स्टोरी में कि बिजली के संयंत्र उन जगहों पर हमला करेंगे जिससे कि इस सर्दी के मौसम से यूक्रेन को झुकाने की एक और कोशिश की जाए, तो वैसा ही कुछ किया गया है। जहां पर से बिजली मिलती है उन जगहों पर हमला किया है रूस ने, जिससे उन्हें तबाह करेंगे तो लोगों को बिजली कम मिलेगी और इस ठंड में बिना बिजली के लोगों पर पड़ रहा असर जेलेंस्की को झुकने पर मजबूर करेगा। जेलेंस्की का कहना है कि जानबूझकर हमला किया गया है। मिसाइलें गिरी तो मेट्रो स्टेशन के नीचे लोग भागे, बंकरों में भागे। 100 ड्रोन 70 मिसाइलों से हमला किया गया है। वीएन झा साहब कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, मैं इसी के बारे में कह रहा था कि जहाँ तक यूक्रेन की लड़ाई है, यूक्रेन में जितने भी वेपन यूज़ हो रहे हैं उसमें से लगभग 80% 85% जो हैं वो अमेरिका द्वारा दिए गए हैं। तो अमेरिका अगर चाहता है कि ये लड़ाई बंद हो और दोनों पक्ष निगोशिएटिंग टेबल पे बैठे, तो अमेरिका, ट्रंप वो कर सकता है, क्योंकि उनको सिर्फ एक चीज़ कहना है, स्टॉप द वेपन फ्लोइंग फ्रीली इनटू यूक्रेन। बस उसके बाद यूक्रेन अपने आप बैठ जाएगा वो बातचीत करने के लिए। उसने इसके हिंट भी दिए हुए हैं और रशिया ने भी हिंट दिया हुआ है कि वो वॉर को बहुत प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहता है। अगर ट्रम्प चाहे तो हम बैठ सकते हैं। अब जहाँ तक ये जो ड्रोन्स का जो वॉर हो रहा है यूक्रेन के ऊपर में, तो ये देखिए, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। जिसकी जान जाती है जान सबों की लगभग बराबर है, तो उससे नुकसान होता है। लेकिन यही चीज़ तो रशिया करते आ रहा है पिछले 3 साल से। मतलब रशिया का जो टारगेट है, पावर ब्लॉक्स हैं, एनर्जी ब्लॉक्स हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनके जो सैनिक ठिकाने हैं वो तो पहले ही तबाह हो गए हैं। तो ये तो रशिया पहले से ही करता आ रहा है। और रशिया आज के दिन में उसका जो 2-3 जो मेन ऑब्जेक्टिव थे कि डोनबास हमारे पास में आ जाए, तो डोनबास आज लगभग उसके पास में है। दूसरा, जो एक रेडिकलाइज्ड फोर्स थे यूक्रेन का, वो ना रहे, खत्म हो जाए, वो उन्होंने नष्ट कर दिया। और तीसरा कि वो नेटो का मेंबर ना बने, नेटो का मेंबर नहीं बना है। तो तीन जो मेन ऑब्जेक्टिव थे रशिया के, वो लगभग पूरा हो चुका है। इसलिए रशिया को प्रॉब्लम नहीं होगी निगोशिएटिंग टेबल पर बैठने के लिए। गिव एंड टेक करना पड़ेगा। कर्स्क में यूक्रेन ने कुछ जमीन ले लिए हुए हैं, तो वो लिवरेज है थोड़ा सा यूक्रेन को, लेकिन ज़्यादातर नुकसान जो है वो यूक्रेन को झेलना ही पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली जेलेंस्की आज के दिन में एक मोहरा बना हुआ है। वो नहीं जानता उसका कितना नुकसान हो रहा है, उसी का नुकसान हो रहा है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, टेरिटरी, देखिए 25% यूक्रेन का ऑलरेडी चला गया है रशिया के पास में। तो अगर वो ये समझ नहीं रहा है, उसके जो विमेन, चिल्ड्रन जो विदेशों में रहते हैं, जिनको उन्होंने माइग्रेट किया हुआ है, उनकी कितनी इंसल्ट हो रही है, उनका वहाँ पे फ्लैश ट्रेड में उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनकी जो इज्जत है वो नीलाम लग रही है। तो ये क्या जेलेंस्की नहीं समझ पा रहे हैं? तो जेलेंस्की अपना माइंडसेट जो है वो लगभग खो चुके हैं। आज के दिन में ये वॉर जो है जेलेंस्की के हाथ में है ही नहीं, ये वॉर नेटो के हाथ में है। निपुण सर, क्या वाकई नेटो और रशिया इस वॉर को लड़ रहे हैं? और साथ ही क्या जेलेंस्की और पुतिन के बीच चल रही इस टसल का हल अब नज़दीक है? क्या आपको लगता है चीज़ें खत्म होने वाली हैं? जेलेंस्की एक कॉमेडियन के बतौर अपना करियर लेकर आगे बढ़े, पुतिन स्पाई के तौर पर आगे बढ़े। दोनों आज पॉलिटिशियन हैं। कोई पॉलिटिशियन का पुराना अनुभव था नहीं, लेकिन सबसे टफ वॉर में दोनों उलझे हुए हैं। कंट्री को तो नुकसान हुआ है, फोर्सेस को नुकसान हुआ है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि हल अब आ गया है नज़दीक? देखिए, जैसा कि हम डोनाल्ड ट्रंप का देख रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन के कैंपेनिंग के दौरान इस बात को कहा था कि अगर मैं होता तो ये वॉर ना होने देता, और जैसे ही मैं चुनाव जीतता हूं तो मैं ये वॉर रुकवा दूंगा। और हमको देखा भी है पिछले दिनों, पुतिन साहब को ट्रंप साहब ने खुद कहा भी है कि पुतिन मुझसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। पुतिन ने ये इच्छा भी जताई थी। आप देखिए, सैटरडे को ड्रोन अटैक हुआ था, उससे एक दिन पहले पुतिन ने कहा भी था
कि हम लोग जो है समझौता करने को तैयार हैं, एग्रीमेंट के लिए तैयार हैं। मेनली बात क्या है कि जो ये पूरा वॉर हुआ था, वॉर इसलिए तो हुआ था ना कि यूक्रेन की ये जिद या ज़ेलेंस्की की जिद कि हम नाटो का पार्ट बनेंगे, ईयू का पार्ट बनेंगे। और आप देखिए यूक्रेन में जो चल रहा है 90s के बाद से ही घटनाक्रम, और खासतौर से जब 2000 में पुतिन पावर में आते हैं तब से चल रहा है। रशिया ने हमेशा कोशिश ये की है कि यूक्रेन के अंदर जो भी गवर्नमेंट हो वो क्या हो, प्रो रशिया हो। नहीं तो अगर वो प्रो वेस्ट होती है तो रशिया को बड़ी दिक्कत होती है कि रशिया के अपने स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट हो या इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हो प्रभावित होते हैं। तो जेलेंस्की का बार-बार नाटो में जाने की बात, और नाटो में जेलेंस्की का तर्क ये है कि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं और सॉवरेन कंट्री जो है वो डिसाइड करेगा खुद कि उसको नाटो का पार्ट बनना है या इंडिविजुअल रहना है। लेकिन जब एक हम स्मॉल कंट्री की बात करें जो एक बफर जोन की तरह से हो, जो आपने प्रश्न किया कि नाटो और दूसरा आपका रशिया, बिल्कुल सही बात है। यूक्रेन एक बफर स्टेट की तरह से है, जैसे हमारे बीच में नेपाल है, चीन और भारत के बीच में। तो एक बफर स्टेट को जब अपनी सॉवरेनिटी की बात बफर स्टेट करता है तो ये बड़ा ही संदेह की तरह देखा जाता है। या तो आप रशिया का पार्ट बनेंगे या आप अमेरिका के कहने पर, अभी जो भी वॉर चल रहा है यूक्रेन ने टक्कर दी किसको, रशिया को। क्या यूक्रेन में इतनी कैपेसिटी थी कि वो रशिया के सामने खड़ा हो सके? आज भी उन्हें मानते हैं चीन भले ही कितना इकोनॉमिकल पावर हो, लेकिन जिस प्रकार की मैं अपनी लोकल भाषा में बोलूं तो लठ बजाने की जो क्षमता है वो रशिया में और अमेरिका में ही है। आज भी दोनों ही क्या कर सकते हैं, दूसरे पर लठबाजी कर सकते हैं। चाइना आज भी लठबाजी में कहीं ना कहीं पीछे हटता दिखता है। तो यूक्रेन इस लठबाजी में कैसे घुस गया? यूक्रेन जो घुसा है वो केवल अमेरिका के प्रमोट के द्वारा, अमेरिका के पुश के द्वारा, अमेरिका के सपोर्ट के द्वारा। अमेरिका आज मना कर दे कि वेपन नहीं मिलेंगे, यूक्रेन जेलेंस्की एकदम से धराशायी हो जाएंगे। और आप देखेंगे जब से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते हैं तो जेलेंस्की का जो कॉन्फिडेंस है लगातार वो क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। पुतिन का कॉन्फिडेंस जो बढ़ा हुआ है, आप देखिए नॉर्थ कोरियन के जो सोल्जर्स है, करीब 12,000 सोल्जर किस प्रकार से कुर्स्क एरिया में अपनी बढ़त बढ़ा रहे हैं, लगातार कंट्रोल बढ़ा रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि यूक्रेन को बहुत इसमें ज्यादा नुकसान हुआ है और नुकसान इसमें रशिया को भी क्या काफी हुआ है। 1% चांसेस आपको लगते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच इस वॉर के न्यूक्लियर वॉर में तब्दील होने की? क्योंकि पुतिन मेरे ख्याल से इतने लंबे समय के बाद, क्या पता आपा खो चुके हों अब तक और वो इस जगह आ गए हों, वो एक हालत हो जाती है जब लगता है कि अब इसका एंड चाहिए ही चाहिए। नहीं, मुझे देखिए इसलिए नहीं लगता, अगर दोबारा फिर वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती है आपका अमेरिका में तो शायद ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी। लेकिन मैं मानता हूं कि ट्रंप के आने के बाद पुतिन बहुत उत्साहित है और इस वॉर को लेकर समाप्ति की अभी टाइम पासिंग का जोन चल रहा है। लेकिन लगातार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, यूक्रेन के द्वारा एक कोशिश की जा रही है कि इस वॉर को लंबा खींचा जाए, क्योंकि जितना ज्यादा लंबाई वॉर खींचेगा तो जो डेमोक्रेट पार्टी वहां पर है उसके जो सपोर्टर्स है, जो वेपन इंडस्ट्री है, वो चाहते हैं कि वॉर ना रुके। यूक्रेन चाहता है कि जो हैवी फंडिंग वहां पे हो रही है जेलेंस्की को, वो ना रुके। तो वो चाहते हैं वॉर लंबा खींचे, बट पुतिन और ट्रंप दोनों नहीं चाहते वॉर लंबा जाए। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं पुतिन कोशिश ये कर रहे हैं कैसे भी करके एक फियर तो क्रिएट किया जाए, लेकिन वॉर ज्यादा ठीक है ना हो। सर, फाइनल कमेंट वीएन झा साहब से ले लेता हूं। वीएन झा साहब, आपको भी ऐसा ही लगता है कि अब सारी चीजें ठहराव की तरफ आ गई हैं, ये वॉर आने वाले 1 महीने के बाद एग्जिस्ट नहीं करेगा? कतई नहीं। अभी वॉर जो है काफ़ी फ्लूइड स्टेट में है। देखिए रशिया यूक्रेन वॉर में है, इसराइल गाज़ा, इसराइल लेबनान, इसराइल सीरिया वॉर में है, वॉर यहाँ पे सूडान में चल रहा है, वो चल रहा है। बहुत सारे जगह में जेनोसाइड्स चल रहे हैं, बहुत सारी जगह में प्रॉक्सी वॉर चल रहे हैं, ईरान इन्वॉल्व है डायरेक्टली इसमें। तो आज के दिन में सिचुएशन काफ़ी फ्लूइड है, लेकिन जो मेन डेंजर है वो है रशिया का। अगर रशिया के ऊपर में कोई एक ऐसा अटैक होता है कल, अगर जेलेंस्की या अमेरिका के इशारे पे वो कर बैठता है जिसमें कि रशिया को सोचना पड़ेगा कि अब काफ़ी हो गया, काफ़ी, तो उस दिन फिर वो कीव और लिविव, ये 2 शहर उसके जो है परमाणु चपेट में आएंगे और वहाँ पे वो इनके शहर खत्म हो जाएंगे और जो यूक्रेन है वो उसको घुटने टेकना पड़ेगा। लेकिन अगर बैक टू द वॉल नहीं जाता है रशिया, कोई ऐसी उसकी क्षति नहीं होती है, तो ट्रंप के आने की वो इंतजार करेंगे। ट्रंप आएंगे, यानी ये तय है कि 20 जनवरी वो तारीख हो सकती है जब कम से कम रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है युद्ध खात्मे की तरफ होगा। और होना भी यही चाहिए, न्यूक्लियर वॉर अगर वर्ल्ड में ना हो, क्योंकि एक जगह बम अगर गिरता है तो उसका असर बहुत दूर दूर तक और जनरेशंस तक होता है। बहुत शुक्रिया सर वीएन झा साहब, आप मेरे साथ